चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था कुछ पेज नंबर 7 तक। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे। ठीक है, हमने हम लोग ने स्टोरी पढ़ा था जूठन अ दलित स्लैग, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है सेकंड स्टोरी, जिसमें दिया हुआ है द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी who were looking to rent an apartment in the city। अब देखो, फर्स्ट स्टोरी तो हमने देखा था वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अब सेकंड स्टोरी जो है वो मिस्टर और मिसेस अंसारी की है, जिनका जो यहाँ पर सिटी में आते हैं रहने के लिए, क्योंकि मिस्टर अंसारी की जॉब यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आने के बाद वो एक घर देखते हैं कि उन्हें कोई घर मिल जाता रेंट पर, तो वो वहाँ पर रह लेते। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो दे हैड मनी एंड सो पेइंग रेंट वाज नो प्रॉब्लम। ठीक है, उनके पास काफ़ी पैसा था। उन्होंने कहा कि हमें कोई अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाता रेंट पर तो हम उसे ले लेते, और वहाँ पर पैसे भरने की कोई तकलीफ नहीं थी। एंड दे वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर टू हेल्प फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो प्रॉपर्टी डीलर मतलब जो भाड़े पर घर दिलवाता है, उनके पास वो जाते हैं, बेचने का लेने का काम करते हैं, भाड़े पे दिलवाते हैं, तो उसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके और बहुत कम समय में उनको घर मिल जाए, ताकि उनका ज़्यादा टाइम घर ढूंढने में ना निकले, क्योंकि जॉब ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, ज़्यादा वक्त वो घर निकाल ढूंढने में नहीं बिता सकते थे। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, तो डीलर जो है उनको इन्फॉर्म करता है, काफ़ी जगह उनको बताता है। देखो, द डीलर इन्फॉर्म them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. ठीक है, वो काफ़ी जगह पे जाते हैं और उनको बताते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उसमें से एक उनको काफ़ी पसंद आ जाता है और कहते हैं कि ठीक है, हमको ये अपार्टमेंट पसंद आया है, हम ये लेंगे। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। ठीक है, उनको वो जगह काफ़ी पसंद आ जाती है। अंसारी कहते हैं कि ठीक है, हम यही अपार्टमेंट ले लेते हैं रेंट पर और यहाँ पर हम रहेंगे, और पैसे जो भरने हैं वो हम पे कर देते हैं। तो however when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। ठीक है, लेकिन जब वो उस घर की मालकिन से मिलने जाते हैं तो उस मालकिन ने नाम सुनकर ही ये कह दिया कि अंसारी का मतलब मुस्लिम्स होते हैं और मुस्लिम लोग जो है वो नॉन वेज खाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है और इसलिए मैं आपको घर भाड़े पर नहीं दे सकती हूँ। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल द फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। ठीक है, लेकिन लैंड लेडी जो है वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि दोनों को बहुत ही सरप्राइज हुआ। जो उनको घर दिलाने ले गया था प्रॉपर्टी डीलर, वो पर्सन, और अंसारी, दोनों को महक आ रही थी कि पास के ही घर में किसी के फिश पक रहा है। तो और ये कह रही है लैंड लेडी कह रही है कि इस पूरे अपार्टमेंट में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन उनके वेजिटेरियन में तो खुद नॉन वेज की आ रही है, खुशबू आ रही है खाना पकने की, फिर भी ये झूठ क्यों बोल रही है। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट्स। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। ठीक है, वो लोग कई अपार्टमेंट में और जाते हैं, लेकिन ये पता लगता है कि कोई भी अपार्टमेंट वाले मुस्लिम लोगों को हिंदू एरिया में घर देना नहीं चाहते हैं, कोई भी उनको लैंड रेंट पर देना नहीं चाहते हैं, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी। जब 3-4 घर से उनको नहीं मिलता है उनको घर, तब उनके जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो कहते हैं आप ऐसा करिए, अपना नाम बदल दीजिए, अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख दीजिए। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it looks a whole month of looking at apartments before they found a landlord lady who was willing to give them a place on rent। ठीक है, वो लोग को बहुत ही reluctant का मतलब होता है बहुत ही
अजीब, ये क्या बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर कि हम अपना नाम चेंज कर दें। कैसे नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उसी नाम से होता है, उन्हीं के नाम से पोस्ट से लेटर्स आएंगे, राइट। और भी चीज़ें होंगी, लोगों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि हम मिस्टर एंड मिसेस कुमार नहीं है, हम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है। और झूठ बोलकर हम क्यों किसी को झूठ क्यों बोले, ठीक है। हमें किसी से झूठ बोलकर अपार्टमेंट नहीं चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग और भी घर देख लेते हैं। पूरा महीना उनको निकल गया घर ढूंढने में, लेकिन तभी उनको एक घर मिल जाता है, एक लैंड लेडी उनको घर देने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी इसके पीछे आ रहा है कि हमारी कंट्री में कहा जाता है कि हम सब इक्वल हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन देखने में आ रहा है कि हम सब इक्वल नहीं हैं, क्योंकि वाल्मीकि जिन्होंने स्कूल में फेस किया था बायस्ड अनबायस्ड का, राइट, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखा था। यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने भी भेदभाव देखा। उनके पास पैसे होने के बावजूद भी लोग उनको घर भाड़े पर नहीं देना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, उनकी डिग्निटी, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ठेस पहुँचती है जब कोई इस तरीके का हरकत करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया है रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. क्योंकि वाल्मीकि जो थे वो थे तो हिंदू लेकिन दलित कास्ट के थे। अंसारी जो कास्ट के उस कास्ट के भी नहीं थे और रिलीजन भी उनका अलग था, वो मुस्लिम थे। तो इन दोनों लोगों के साथ ट्रीटमेंट जो हुआ था वो अनइक्वली हुआ था। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कहता है कि हम सब इक्वल हैं, सारे रिलीजन इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में आता है कि ये सब कुछ बहुत ही अलग है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और प्रैक्टिकल लाइफ जो कहता है वो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायोलेटेड। जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है और उनके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। उनके जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिसको डिग्निटी कहा जाता है, उसमें बहुत दर्द होता है। वायोलेटेड यानी उससे उनको बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है। Dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris was violated because of the way in which they were treated by picking on him and making him sweep the school. ठीक है, अंसारी जो थे उनको काफ़ी वायोलेट, वाल्मीकि और अंसारी दोनों को काफ़ी तकलीफ पहुंचाई जाती है। किस तरह से दोनों को ट्रीटमेंट अलग कर करके, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये कहा जाता है कि आप पूरे घर में झाड़ू और पूरे स्कूल में झाड़ू लगा दो, ठीक है, पूरे प्लेग्राउंड को साफ कर दो, क्योंकि उसकी कास्ट जो है उसकी वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि schoolmate and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. और वाल्मीकि को क्या फील हुआ कि जब उससे झाड़ू लगवाया गया तो उसको ये फील हुआ कि मुझसे ही झाड़ू क्यों लगवाया जा रहा है, क्योंकि मेरी कास्ट ऐसी है, ठीक है, क्योंकि मैं नीची कास्ट से आ रहा हूँ। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं क्लास में बैठकर वो लोग ऊंची कास्ट के हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ऊंची कास्ट के हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि के मन में बहुत ही दुख होता है। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, ठीक है, लेकिन वाल्मीकि जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। बस जो कर सकता था अपने हेडमास्टर की बात ही उसको माननी पड़ रही थी और कुछ नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज फादर who on seeing his son sweep felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers, ठीक है, लेकिन उसके फादर जिन्होंने देख लिया कि उनका बेटा जो है वहाँ झाड़ू लगा रहा है, उनको बहुत बुरा लगा और जाकर उन्होंने टीचर्स से बात की और उनको वार्निंग भी दी। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse to दिस सजेशन, ठीक है। अंसारिस के मामले में भी हमने ये देखा कि उनको कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो कोई भी हिंदूज एरिया में उनको घर देने के लिए तैयार नहीं था। और जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप अपना सरनेम चेंज कर दो, आप अपना नाम बदल दो, तो ये भी उनकी डिग्निटी के खिलाफ था, उनके सेल्फ आत्मसम्मान, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था। क्यों भाई, क्यों नाम हम चेंज कर दें, ठीक है। अंसारीज होना क्या गुनाह है, मुस्लिम होना क्या गुनाह है,
क्यों हम ये कर दें, ठीक है। तो ये दोनों ही किस्से में हमें दिख रहा है, ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो हमें ये समझना चाहिए कि अंसारीज और ओम प्रकाश दोनों जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा एक आम इंसान के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और उनको यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब हमारी इंडियन डेमोक्रेसी क्या कहती है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes every person as a equal. This means that every individual in the country, including male or female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. ठीक है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जिसको कहते हैं, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिसकी वजह से एक कंट्री में सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम जो है बताता है कि यहाँ पर हर पर्सन जो है इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी ट्राइब के हों, कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, राइट, उनका इकोनॉमिकली चाहे जैसे भी हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वल मानता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। दिस इज़ नॉट टू से इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, राइट। बहुत ही अच्छी तरह से अभी हमने देख लिया कि इनइक्वालिटी कितने ही तरीके से हमको देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पर एक मूवी दी गई है, 1975 में मूवी आई थी दीवार। A boy who works as a shoe shine refuses to pick up the coin thrown at him. He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक मूवी का सीन है, ठीक है, और वो मूवी का नाम था दीवार, ठीक है, जो 1975 में रिलीज हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो एक्टर जो हैं इस बच्चे से बच्चे के पास शू पॉलिश करवाते हैं। ये देखो आप देख सकते हो कि ये लोग जो है शू पॉलिश कर रहे हैं, तो ये बच्चा भी जो है इनका शू पॉलिश करता है। और जब इनको शू पॉलिश कर लेते हैं तो इनमें से एक जो होता है वो पैसे फेंक देता है, कि वो कहता है कि ये तो नीचे ही कास्ट के लोग हैं ना, इनको हाथ में पैसा क्या देना, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है, पैसा ले लो, और पैसा वो जमीन पर फेंक देता है। लेकिन ये जो बच्चा है ये बहुत ही डिग्निटी वाला बच्चा है, अपने आत्मसम्मान को नहीं ठेस पहुंचने देता है। और वो ये रंजीत जो एक्टर है इसको ये बताता है कि मैं इस तरीके का फेंका हुआ पैसा नहीं लूँगा, आप मुझे उठाकर मेरे हाथ में पैसा दो, जो एक रिस्पेक्टफुल की निशानी है, ठीक है। उसको बहुत बुरा लगता है कि जब ये आदमी का काम उसने कर दिया, उसका काम है जूता पॉलिश करना, तो जूता पॉलिश करना कोई नीचा काम नहीं है, हर काम इक्वल है, हमको ये सिखाया जाता है। तो जब हर काम इक्वल है तो उनको पैसे भी अच्छी तरह से हाथ में देने चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है क्योंकि उसको लगता है कि इस तरीके से वो उनकी बेइज्जती हो रही है। While earlier, यहाँ पर हम देख सकते हैं, while earlier no law existed to protect the people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो ये इनइक्वलिटी को या तो ये भेदभाव को रोक सके, लेकिन अब काफ़ी कानून बन चुके हैं जिसकी वजह से अब लोग जो है चाह कर भी किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। यहाँ आप पिक्चर देखोगे एक संसद भवन का है, हमारे संसद भवन का है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि हर जात के लोग और ऊंचे नीचे जात के लोग और हर रिलीजन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे सरदार जी हैं जो सिख हैं, ठीक है, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, मराठीज भी हैं, राइट, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो है ये सब की वजह से ये जो है संसद भवन बना हुआ है। The parliament is the cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representatives. ठीक है, हमने जिसको चुना है वो यहाँ इस संसद भवन में बैठते हैं और यहाँ पर बैठकर बहुत सारे कानून बनाते हैं और वो कानून जो है वो हम सब पर इक्वली लागू होता है। हमें उस कानून को इक्वली मानना पड़ता है, मानना चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से ये काम करता है। ओके, अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है
कि ये क्या बता रहा है कि लॉज जो है वो सब इक्वल है। दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। First, that every person is equal before law. What this means that is every person from the president of the country to कांता and domestic workers has to obey the same laws। ठीक है, जो कानून यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं वो हर किसी को इक्वली मानना है, समझना है और उसको पालन भी करना है, चाहे वो हमारे यहाँ के फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होते हैं। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है इस वक्त रामनाथ कोविंद हैं और वो जो है प्रेसिडेंट है, हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन हैं। वहाँ से लेकर ऊपर से जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, वहाँ से लेकर कांता तक जो नीचे डोमेस्टिक वर्क करते हैं, जो घर घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करते हैं, उन सभी को यहाँ पर ओबे करना पड़ता है। ओबे करना मतलब मानना पड़ता है कानून को। ठीक है। सो सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। राइट, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस या कास्ट का हो, कहीं पर भी जन्म लिया हो, हमारी कंट्री में किसी भी जगह पर जन्म लिया हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को ये इक्वल लॉ फॉलो करना है, मानना है, समझना है। और तीसरी चीज, एवरी पर्सन हैज टू एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ठीक है, ये जगह जो है वो सभी के लिए खुले गए हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड हो या होटल हो या शॉप हो या मार्केट हो, कोई भी पर्सन इन जगहों पर जाकर अपना काम कर सकता है। कहीं भी किसी भी होटल में बैठकर खाना खा सकता है, किसी भी शॉप में जाकर वो शॉपिंग कर सकता है, किसी भी मार्केट में जाकर वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है, और प्लेग्राउंड पर कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी जाकर खेल सकता है। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये इजाज़त दी है। ठीक है, ऑल पर्सन्स कैन यूज द पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, कोई भी पर्सन, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, नीची कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी धर्म का हो, वो कहीं का भी कुआं यूज़ कर सकता है, किसी भी रोड पर वो चल सकता है, किसी भी बाथिंग घाट, जो नदियों पर घाट बने होते हैं नहाने के, किसी भी घाट पर जाकर वो नहा सकता है। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और जो चौथी चीज़ है वो अनटचेबिलिटी है, मतलब कि छुआछूत जो है अब आज की डेट में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो कोई भी ये भेदभाव न करे, अगर कोई करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। या तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा या तो कुछ सालों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। The two ways in which government has tried to implement equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help the disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया है, दो तरीके से उन्होंने चाहा है कि जो भी वो इक्वलिटी जो बताना चाहते हैं, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। तो उन्होंने दो तरीके निकाले हैं कि बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जहाँ पर लोग जाकर उसका फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ पर सारे कास्ट के लोग इक्वली बैठकर अपना काम करते हैं, अपना खाना भी खाते हैं, साथ में बैठते भी हैं, और जो डिसएडवांटेज आज तक कम्युनिटीज़ को मिल रही थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देयर आर सेवरल लॉज, कई कानून भी बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द पर्सनस राइट, ताकि कोई भी आदमी को ये फील ना हो कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको वायोलेट किया जा रहा है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है क्योंकि वो लोग नीची कास्ट के हैं, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। ऐसा जो कानून है वो अब कानून बन चुका है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सजा भी लिख रखी है। राइट, तो किसी को भी किसी के पर्सन के राइट के साथ नहीं खेलना है, हर कोई इक्वल है, हर किसी का हक एक बराबर है और कोई किसी का हक नहीं मार सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू द लॉज, गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past. ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स
निकाले हैं टू इम्प्रूव, राइट, लोगों की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। जो सदियों से लोग एक महसूस कर रहे थे, ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा था, उनको जो ऊंच नीच के जो जाति के बच्चे थे उनको जब तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, एक क्लास में बैठकर उनको झाड़ू लगवाया जा रहा था, उनसे पोछा लगवाया जा रहा था, घर की साफ सफाई करवाई जा रही थी, तब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया जिसके तहत हर कोई इक्वल हो जाए। ठीक है, एक स्टेप उन्होंने और उठाया ताकि ये इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके, और वो एक स्कीम है मील स्कीम, जो आप यहाँ देख सकते हो फोटो में, कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जा रहा है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर उन्हें खाना दिया जा रहा है। और ये सीन है उत्तराखंड का, ये देख सकते हो आप, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड, ताकि सारे बच्चे जो हैं एक साथ बैठकर खाना खाएं। आप देख सकते हो यहाँ जो पीछे की लाइन है वहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे के सामने बैठकर यहाँ खाना खा रहे हैं। यहाँ कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ठीक है, कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति का कोई यहाँ पर बात नहीं है। ठीक, देखो, one of the steps taken by government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide the children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months. ठीक है, तमिलनाडु ने सबसे पहले ये शुरुआत की मिड डे मील की, जहाँ पर बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो 2001 में उन्होंने ये शुरुआत की कि हम बच्चों को दोपहर में खाना खिलाएंगे। धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा हो गया कि चलो सारे बच्चे बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सारे बच्चों में के मन में कोई भेदभाव नहीं है कि ये ऊंची जाति का है, मैं नीची जाति का हूँ, या तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स बना लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखकर बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया कि 6 महीने के अंदर बाकी राज्यों को भी बोला गया कि आप भी ये प्रोग्राम लॉन्च करें और अपने अपने राज्यों में ये प्रोग्राम चलाएं। This program has had many positive effects. This includes the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then they not return to school. But now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. ठीक है, टीचर्स ने ये भी बताया कि जब से मिड डे मील शुरू हुआ है तब से बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। पहले क्या होता था कि जब रिसेस होता था बच्चे अपने अपने घर पे खाना खाने जाते थे, लौटते ही नहीं थे। ठीक है, और इसकी वजह से स्कूल के पहले जब स्टार्टिंग होती थी तब तो काफ़ी बच्चे दिखते थे, लेकिन रिसेस के बाद, जब ब्रेक के बाद देखा जाता था काफ़ी बच्चे नहीं आते थे। एंड देयर मदर्स हु हैड अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे घर जाते थे तो मदर जो कहीं पर लेबर वर्क करती थी, किसी के खेतों में काम करती थी या किसी के दुकान पे काम करती थी, तो वहाँ से उसे लौट कर घर आना पड़ता था और फिर अपने बच्चे को खाना खिलाना पड़ता था। लेकिन जब से मिड डे मील शुरू हुआ है, जब से उनको स्कूल में ही खाना मिलने लगा है, तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि मदर अपना काम कर रही है और बच्चे को भी यहाँ पर भरपेट खाना मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के। और ये जो प्रोग्राम है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हैड रिड्यूस्ड कास्ट प्रेजुडिसेस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। द मिड डे मील program has helped us reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because of their stomachs are empty. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो गई कि चलो बच्चों को दोपहर को खाना तो मिल ही रहा है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि खाना बनाएगा कौन, तो खाना बनाने के लिए उन्होंने उसी गांव के दलित औरतों को ये काम सौंप दिया कि आप जो है स्कूल के लिए खाना बनाओगे और इसके बदले में आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, इनकम देगी, सैलरी देगी। तो इससे दलित वुमेन का भी भला हो गया कि चलो उनको एक काम मिल गया, उसकी वजह से उनके घर में इनकम जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि सारे बच्चे जो है एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं रह गया, कोई कास्ट सिस्टम अब नहीं दिख रहा था। तीसरी चीज़ ये कि जो बच्चे बहुत ही पुअर होते थे, बहुत ही गरीब घर से आते थे, जो शायद उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था और वो स्कूल आ जाते थे तो अपना दिमाग नहीं लगा पाते थे पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि उनका जो पेट था वो खाली रहता था। ठीक है, जब भूख लगेगी तो क्या काम करेंगे, नेचुरली जब भूख लगती है तो कहीं पर दिमाग काम नहीं करता है। अब ये बच्चे जो हैं उनको खाना मिलने लगा, जिसकी वजह से इनका पेट भरने लगा और अब इनको काफ़ी
अच्छे से अब वो लोग पढ़ने लगे हैं। ठीक है, उन बच्चे जब ये सारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहले तो उनको 2-2 केले या 1-1 एप्पल दिया जाता है, ताकि अगर घर से खाना खाकर नहीं आए हैं तो ये खा लें तो उनका पेट भरा रहेगा, जिसकी वजह से टीचर जो पढ़ाएंगे वो समझ पाएंगे। दोपहर को फिर खाना मिलता है उनको, ताकि भर पेट खाना खा लें, और ब्रेक के बाद जब टीचर पढ़ाए तो फिर से ये साथ में टीचर को सुन सकें और पढ़ लिख सकें। जब वो घर जाने लगते हैं तो 4 बजे उनको फिर से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दे दिया जाता है, ताकि घर पर भी जाकर वो खाना खाएं, और इस तरीके से वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए कि चलो स्कूल में हमको ना सिर्फ पढ़ना है लेकिन खाना भी अच्छा मिल रहा है। तो कुछ लोग पढ़ने के नाम पर खाना खाने भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ने तो आते ही हैं, अब उनको खाना भी मिलने लगा, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया, अटेंडेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ा। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. ठीक है, ये तो एक उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है करने को। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those schools that poor attend. ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा भेदभाव ये हो गया कि जो रिच लोग थे वो अब अच्छी और बड़ी स्कूल में जाने लगे, और पुअर लोग जो थे वो गवर्नमेंट की स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो पुअर लोग हैं नेचुरली वो लोग ज़्यादा फीस नहीं भर सकते हैं, तो वो लोग इसी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और जो फीस भर सकता है वो अच्छी स्कूल में जाएंगे जहाँ फीस भरकर उन्हें पढ़नी है। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into equal situations in which their dignity is not respected. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आज भी कई बार देखा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह आज भी कई जगह पे बच्चों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले समय में शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कानून है वो दिन पर दिन सख्त होता जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूजेज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। ठीक है, कानून तो कहता है कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन लोग जो हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हम सब इक्वल हैं। सी, ये हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये भी एक दलित ही थे, और इन्होंने काफ़ी फेस किया था अपने स्कूल टाइम पर। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तो आम बच्चों से उनको दूर रखा जाता था, उनसे काफ़ी स्कूल के काम करवाए जाते थे, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बहुत डिस्टर्ब किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, और आम्बेडकर साहब इतने पढ़ लिख कर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, उन्होंने कानून की पढ़ाई की, और फिर उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी काम किया हमारी कंट्री के लिए। और वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस इज दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. ठीक है, हम सभी को पता है कि कानून बन चुका है, अगर कोई किसी के साथ इनइक्वालिटी करेगा या छुआछूत का भेदभाव रखेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये जानते हुए भी लोग करते हैं, लोग भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो वुमेन है। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल पाएगी, वो बहुत गरीब हैं, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो काम करने हमारे यहाँ आएगी ही आएगी, उसके पास और कोई चारा नहीं है, और इसी का फ़ायदा बड़े लोग उठाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंजेस। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी is a continuous struggle and no one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this textbook. ठीक है, it is the people, ये जो लोग होते हैं when people begin to believe that no one is inferior, जब लोग ये मानने लगेंगे कि हम सारे ह्यूमन बींग्स एक बराबर हैं, हमें इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, राइट, हर किसी का अपना एक आत्मसम्मान होता है, लेकिन ये चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी डिग्निटी, हर किसी को ये चेंज मिलना चाहिए, हर किसी को आत्मसम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये प्रेजेंट एटीट्यूड है, धीरे धीरे ये समय जैसे जैसे गुजरेगा लोगों को समझ में आने लगेगा, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब लोग इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है,
डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर बार किसी न किसी को ये स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड अदर डेमोक्रेसीज। अब यहाँ पर हम कुछ दूसरी कंट्रीज का भी देखेंगे जहाँ पर लोगों के साथ इनइक्वलिटी हुई थी। हमारे भारत में तो हो ही रही थी, लेकिन देश के विदेशों में भी कई जगह पर ये चल रहा था। जैसे यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, issues of equality continues to be the key issues around which communities struggle. देखो, ना सिर्फ हमारी कंट्री में, लेकिन दुनिया के और भी कई हिस्सों में लोगों ने इसका सामना किया है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। ठीक है, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो लोग यहाँ पर आए थे और उनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो उनके पूर्वज थे, उनके दादा परदादा, वो यहाँ पर लाए जाते थे अमेरिका में काम करवाने के लिए। ठीक है, वो लोग स्लेव्स थे। स्लेव्स का मतलब होता है बिना पैसों में काम करना, क्योंकि अमेरिकन्स जो थे वो गोरे थे, उनको ऐसा लगता था कि काले लोग जो हैं वो सिर्फ काम करने के लिए बनाए गए हैं, भगवान ने उन्हें इसीलिए भेजा है ताकि वो हमारे लिए काम करें। और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होती थी। अगर वो काम नहीं करते थे उनको बहुत ही फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था, उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनके घर नहीं जाने दिया जाता था। और धीरे धीरे ये उनके साथ तो होता ही था, लेकिन उनके बच्चों के भी साथ होता था। जब वो बड़े हो जाते थे उनके बच्चों के भी साथ होता था। तो इस तरीके से देखा जाता है कि आज की भी डेट में अफ्रीकन अमेरिकन्स इस चीज़ को सहन कर रहे हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज एन मूवमेंट इन द late 1950s to push for equal rights for African Americans। Prior to this, यानी 1950s से ये चल रहा था, और उसके पहले भी अफ्रीकन अमेरिकन्स were treated extremely unequally in the United States and denied equality through the law। ठीक है, और वो लोग ये नहीं मानते थे, यूनाइटेड स्टेट के अमेरिकन्स लोग नहीं मानते थे कि हम एक लॉ, कोई कानून ऐसा बनाए जिसकी वजह से इनको कोई अनइक्वालिटी न सहन करना पड़े। अमेरिकन्स हमेशा से ये चाहते थे कि ये जो हैं अफ्रीकन्स लोग जो हैं वो स्लेव्स ही हैं और आगे भी स्लेव्स ही रहेंगे। और बहुत सारी अनइक्वालिटीज़ उनके साथ होती थी, जैसे कि अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में अमेरिकन भी हैं और अफ्रीकन्स भी हैं, तो अफ्रीकन्स के लोग जो होते थे उनको पीछे की सीट पर बैठना होता था, और जो अमेरिकन्स होते थे वो आगे की सीट पर बैठते थे। कभी भी अमेरिकन्स जो हैं अब वो अफ्रीकन्स को आगे की सीट पर नहीं बैठने देते थे, और अफ्रीकन्स जो होते थे हमेशा उनको बो करके उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता था, मतलब उनको सिर झुकाकर उनका रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। एक इंसिडेंट यहाँ पर दिखाया गया है रोज़ा पार्क का, जो आपको एक यहाँ पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, पेज नंबर 13 पे। ये देखो, यहाँ पर रोज़ा पार्क जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन है। ठीक है, इनके साथ क्या होता है, ये भी बस में जब ट्रैवलिंग करती हैं, शाम को वो घर काम करके आती हैं, राइट, और बहुत थक जाती हैं, बस में जाती हैं, उनको सीट मिल जाती है, वो बैठ जाती हैं। लेकिन जब ये देखा जाता है कि बस में कहीं जगह नहीं है और अमेरिकन खड़े हैं, तो जो भी अफ्रीकन्स होते हैं उनको खड़े होकर वो सीट खाली करनी पड़ती है अमेरिकन के लिए। लेकिन रोज़ा पार्क ने ऐसा नहीं किया। देखो यहाँ पर देखते हैं रोज़ा पार्क्स, जो 1913 में उनका बर्थ हुआ था और 2005 में उनकी डेथ हुई थी, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। ठीक है, 1955 का इंसिडेंट है, 1 दिसंबर, जब वो अपना काम करके शाम को लौट रही थी, बहुत थक चुकी थी और उनको जो सीट मिली थी उस पर वो बैठ गई थी। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच African Americans were treated and which came to be known as civil rights मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रोज़ा पार्क ने अपनी सीट देने से मना कर दिया अमेरिकन को, और इसी की वजह से बहुत बड़ा एक कहेंगे कि एक हिस्ट्री में एक नाम हो गया, और वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई गोरे और काले की
अब जो है रोज़ा पार्क्स ने लोगों को बताया कि ये हम क्यों सहन करें, राइट। और इनकी बात बिल्कुल सही लगी। लोग जो हैं अब अफ्रीकन के जो लोग थे उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया अमेरिकन के खिलाफ और एक सिविल राइट्स बनाया गया 1964 में, जब प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, religion or natural origin. ठीक है, it also stated that all schools would be open to the African American children and that they would no longer have to attend the separate schools specially set up for them. ठीक है, जब रोज़ा पार्क ने ये लड़ाई शुरू की उनके साथ काफ़ी लोगों ने उनको हेल्प की और लड़ाई लड़ते 1955 की ये बात थी और 1964 तक इनको ये लड़ाई लड़ते रहना पड़ा। तब जाकर एक कानून बनाया गया कि अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके जो बच्चों के जो स्कूल्स होते थे वो भी अलग होते थे। यहाँ पर जो अमेरिकन होते थे उनकी स्कूल अलग होती थी और अफ्रीकन की स्कूल अलग होती थी, लेकिन अब उनके लिए भी दरवाज़ा खोल दिया गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे जहाँ पे अमेरिकन के बच्चे जाते हैं। However, despite this, majority African American continues to be amongst the poorest in the country. ये इक्वलिटी देने के बाद भी बहुत सारे जो बच्चे थे, जो बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास अब कमाई का कोई ज़रिया नहीं रह गया। अमेरिकन जो थे उनको काम पर नहीं रखते थे, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन पुअर होते जा रहे थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन children can only afford to attend the government schools that have favor facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. ठीक है, अभी भी ये भेदभाव देखा जाने लगा कि स्कूल के दरवाजे तो खुल गए थे लेकिन प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी, तो जिसकी वजह से अफ्रीकन्स लोग वो फ़ीस नहीं भर पाते थे और न चाहते हुए भी उनको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था या गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था और वहाँ उनके लिए अलग से टीचर्स रखे जाते थे जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे। ठीक है, उनके जो टीचर्स होते थे वो कम पढ़े लिखे होते थे और जो वाइट के स्टूडेंट्स थे यानी जो अमेरिकन स्कूल के जो बच्चे थे, अमेरिकन बच्चे जो जाते थे अपनी प्राइवेट स्कूल में, उनके यहाँ की जो टीचर्स होती थी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होती थी। और इस तरीके से अभी भी देखा जाता है कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाया गया है, रोज़ा पार्क एंड African American women changed the course of American history with one definite act. ठीक है, उन्होंने लड़ाई तो लड़ी लेकिन ये लड़ाई जो है अब भी उतनी कारगर नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी देखने को मिल रहा है लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि जब उनको काम ही नहीं मिल रहा है अफ्रीकन्स को, क्योंकि अब ये लोग जो है काम करने के पैसे मांगते हैं। पहले तो वो लोग स्लेव्स थे, बिना पैसों में काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिया जिसकी वजह से अमेरिकन्स ने उनको काम देना बंद कर दिया और काम न मिलने की वजह से अब जो है जो पहले उनको खाना पीना मिलता था अफ्रीकन्स को, अब खाना पीना भी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो लोग गरीब से और गरीब हो गए और उनकी हालत बदतर हो गई। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, सब कुछ ओवर हो गया है। आपको ये चैप्टर रीडिंग करना है और देखना है कि और क्या हम इसमें से, एक बार आप इसको रीड कर लेना ताकि जो आपको पढ़ाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके।